हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम आज अब बात करेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है उसमें ग्राम संवेदना, तो नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत जो है उस पर बात करते हुए हम बात करेंगे कि किस प्रकार नई कहानी आंदोलन में हमें जो रचनाएं हैं उसमें हमें ग्राम सौंदर्य देखने को मिलता है। लेकिन उस समय दो तरह की धाराएं चल रही थी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम संक्षिप्त में इसको बात करेंगे इस पर, पूरे टॉपिक पर, फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा विस्तार में लेके जाएंगे वीडियो। ठीक है। तो नई कहानी आंदोलन जो था उसका टाइम पीरियड आपको पता है कि 1950 से 1960 के दौरान जो था वो नई कहानी आंदोलन का दौर था। और इस नई कहानी आंदोलन में अनेक कथा धाराएं चल रही थी, जिसमें से जो है वस्तु या फिर विधान या दृष्टि या दर्शन या कहीं संवेदनाओं, प्रतिबद्धताओं आदि अलग अलग की वैविधता थी, विभिन्नता थी और बहुलता बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसकी एक धारा शहरी संवेदना थी, जहाँ पे महानगरीय जीवन की कहानी, मध्यम वर्गीय जो शहरी जीवन का है उसका चित्रण था, वो उसका वस्तु विषय था, वो कुछ रचनाकार उसको लेकर चल रहे थे। वहीं पे दूसरी जो धारा थी वो ग्राम संवेदना थी, जिसका विषय वस्तु जो था ग्राम संवेदना की अभिव्यक्ति थी। तो फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार अपनी रचनाओं में ग्राम सौंदर्य का वर्णन करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो स्वाधीनता के बाद जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था का मॉडल औद्योगिकरण के आधार पर बनाया गया, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो उसमें क्या किया गया, कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि क्या किया गया, टॉप बॉटम अप्रोच अपनाई गई। यानी कि उद्योगों को उनका मानना था कि उद्योगों को विकसित करो, जो कृषि क्षेत्र है अपने आप और ग्रामीण जो क्षेत्र है अपने आप विकसित हो जाएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, शहरों को, औद्योगिक क्षेत्रों को उनका विकास करो। तो वही वाला मॉडल अपनाया गया था और उसमें कृषि प्रधान देश की प्राथमिकता इस घटने में बदल गई। यानी कि जहाँ पे देश की 70% आबादी जो है वो कृषि कर रही है, वहीं पर औद्योगिकरण का विकास पर सरकार जब जोर देगी तो कृषि की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह क्या है, उसको झटका लगा और उसकी स्थिति बेकार होती गई। शहरी संवेदना की कहानियों का संबंध औद्योगिकरण के रास्ते पर जाते हुए देश में महानगरीय जीवन पद्धति का आगमन से संबंधित है। यानी शहरी संवेदना पर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से जो शहरी जीवन पद्धति है उसमें किस प्रकार जो विदेशी जीवन पद्धति है उसकी नकल हमें देखने को मिलती है। और वहीं पे तेज रफ्तार जीवन में संबंधों का ह्रास, अकेलापन, परिवार और बिरादरी के दबावों से बाहर निकलकर निरंकुश जीवन, अवसाद, हताशा आदि इस विकास के नकारात्मक पहलू हैं, जिसमें कहानी जो है कहानियों में रेखांकित किए गए हैं। मतलब जैसे महानगरीय जीवन की पद्धति पर अब बात करते हैं तो वहाँ पे जीवन तो तेज रफ्तार वाला है। ठीक है। मतलब छोटे छोटे काम जो है मशीनों के द्वारा बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन उसमें कहानियों में हमें ये भी देखने को मिलता है किस प्रकार जैसे परिवार से, बिरादरी से बाहर होके जब ये लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन जो है, अकेलापन, ये सब हमें शहरी जीवन में देखने को मिलता है। और ये इसके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो इन कहानियों में शहरी संवेदना में रेखांकित हो रखे हैं। इसी प्रकार जब ग्राम संवेदना की बात आती है तो ग्राम संवेदना में गांवों की जो दुर्दशा है, गरीब लोग हैं, ठीक है, उस पर बात की गई है। इसके लिए विकास योजनाएं अधूरी हैं। मतलब ग्रामों में जो विकास हुआ है वो हो नहीं रहा है, वो अपर्याप्त है। और जो सामंत हैं, जमींदार हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का वर्णन इन कहानियों में किया गया है। जमींदार जो उन्मूलन, यानी जमींदारी जो कानून, जमींदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन, उसको पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने की बात की गई, जो कि आधा अधूरा ही रह गया। और वो कैसे रह गया, क्योंकि ज़मींदारों ने जब ये कानून लेकर आया गया तो ज़मींदारों ने क्या किया, इसका विरोध, कानून का विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर जब धीरे धीरे इसमें संशोधन हुआ तो हमें देखने को मिलता है कि जो संशोधन हुआ उसके बाद जो इस कानून को बनाने वाले और उसमें संशोधन करने वाले लोग थे वो असल में सारे जमींदार वर्ग के ही थे। तो किसी भी रूप में ना इसका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पाया और किसी भी रूप में ये मजदूरों, किसानों के हक में नहीं हो पाया। ठीक है। तो उसकी बात की गई है। इसी तरह गैर ईमानदार नियत से लागू किया गया था इसे, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा था। औद्योगिकरण की कीमत कृषि प्रधान व्यवस्था
को चुकानी पड़ी। यानी कि क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो इससे सबसे ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुए थे। तो ये हमें देखने को इसमें मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है नई कहानी आंदोलन में ग्राम संवेदना की कथा धारा के प्रमुख कथाकार हैं। यानी उनकी कहानियों में हमें ग्राम संवेदना देखने को मिलती है, जिसके उन्होंने प्रकांतर के अपने लेख से कृषक जो भारत की मूल व्यवस्था की कसौटी पर औद्योगिकरण शहरीकरण की नीति का मूल्यांकन किया। यानी उन्होंने जो है अपने टाइम पीरियड में अपने लेखन के माध्यम से जो कृषि प्रधान भारत है उसमें शहरीकरण औद्योगिकरण से क्या उसकी जो नीतियां हैं उस पर क्या प्रभाव आया, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन उन्होंने एनालाइज किया उससे। ठीक है, ऐसा रचनात्मकता की शर्त से बिना किसी समझौते के साथ किया गया है। यानी उन्होंने ना किसी भी प्रकार का समझौता उसमें नहीं किया है। वैचारिक परिप्रेक्ष्य मौजूद है, लेकिन अभिव्यक्त होने के लिए जीवन और अनुभव में कोई काट-छांट नहीं करता है। ये ऐसा लेखक के बारे में कहा गया है। वे लोक विरोधी विकास के अवरुद्ध जो है विरुद्ध है। यानी कि एक ऐसा विकास जो लोगों की कहीं ना कहीं उनके समझौते के साथ हो और किसी एक पक्ष का विकास हो, दूसरे का पूरी तरह विस्थापन हो, तो ऐसे विकास के क्या है, या जो ऐसा विकास जो लोगों के हित में ही ना हो, ऐसे विकास के पूरी तरह विरोध में थे फणीश्वर नाथ रेणु। और तीसरी कसम जो है उनकी, उसमें विश्वास और संकल्पना की जो अभिव्यक्ति है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसी के साथ हमने ये सब पढ़ा। अब इसी चीज़ को हम ना विस्तार से डिस्कस करेंगे। और फणीश्वर नाथ रेणु में कहानियों में हमें यही सब देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने बताया कि आज़ादी की लड़ाई में किसानों को समरभूमि में उतर लाने से संग्राम को ताकत और जीवन मिला था, और लेकिन आज़ाद भारत के भविष्य के नक्शे में उन्हें अपेक्षित जगह नहीं दी गई। जितनी भी दी गई वो उत्तरोत्तर छीनती चली गई। यानी कि देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उसमें किसान, महिलाएं आदि जो थे वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। और लेकिन क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो सबसे बड़ा हकदार था उसको कुछ भी नहीं मिला। इसकी बात उन्होंने की है। जमींदारी व्यवस्था जो है उसने किसानों की कमर तोड़ दी, उनके उद्योग दंग दे, और ग्राम शिल्प जो है, कलाकारी जो है, उसको क्या किया, सत्ता ने अपने हाथों से उखेड़ दिया। विदेशी जो है सत्ता ने उसने उखेड़ दिया, उसकी बात की गई है। और स्वाधीनता का मतलब जो होता है ग्रामीण भारत के लिए वो नहीं था जो शहरी भारत के लिए था, इसकी बात उन्होंने की है। और आज़ाद भारत की अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी आधार बिना किसी उपयुक्त तरीके के एक झटके में बदल दिया गया। जैसे कि आपने देखा कि पंचवर्षीय योजना बनी तो उसमें औद्योगिकरण को अधिक बढ़ावा दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक झटके में बदल दिया। और कृषि प्रधान देश के विकास का मॉडल जो है औद्योगिकरण पर आधारित हो गया। और शासक बदले, लेकिन गांव शहर के गांव जो है वो उसके बाद भी, जैसे शहरों में जमींदार आदि रहते थे, गाँवों में किसान रहते थे, तो जो ग्रामीण थे वो अभी भी ना इनके उपनिवेश बने हुए थे शहरों के, तो उसकी बात की गई है। और शिल्प श्रमिक जो वर्ग का गांव से पलायन विस्थापन लाजमी था। मतलब जब शिल्पकार हैं, ठीक है, उनके उद्योग धंधे ठप हो गए तो वो, और जो मजदूर थे वो लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाएंगे, क्योंकि उनके पास खेती नहीं है, उनके पास जीविका का एक ही साधन कि उनको यही कला आती है, ठीक है, तो वो शहरों की ओर गए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो शहरों की ओर गए तो ना वो शहरों के पूरे हो पाए, ना ही गाँवों से पूरी तरह बिछुड़ पाए, तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा हाशिए पर चले गए। और किसान का अस्तित्व खेत के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण गांव से जुड़े रहने को मजबूर था। और प्राचीन भारत में साहित्य का बड़ा हिस्सा जो है जमींदार व्यवस्था, अगर हम पूरा प्राचीन जब भारत आज़ाद नहीं होता उसमें देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा जो रचनाएं हैं वो जमींदारी व्यवस्था के तहत किसान की जो दुर्दशा है वो दिखाती है हमें। आज़ादी के बाद भी दुर्दशा वैसी की वैसी ही रही, ठीक है। जहाँ जैसे फणीश्वर नाथ बिहार से हैं तो बिहार का थोड़ा सा डिस्कशन इसमें किया गया है कि कानून जमींदारी प्रथा के विरोध में जमींदारी उन्मूलन कानून लाया तो गया,
लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि क्योंकि जमींदारों ने उसका विरोध किया तो इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। फिर उस बाद जब भी लागू हुआ तो उसमें क्या है, बहुत बड़ी संख्या जो सारे कानून बनाने वाले थे, खेतीहर मजदूर और भूमिहीन मजदूर, उन लोगों का हित में तो कुछ था ही नहीं। उनमें तो कोई भूमिहीन किसानों के हित में तो कुछ उसका नामो निशान ही नहीं था। वे अधीनता या पलायन के लिए मजबूर थे। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो कर्मस्थली है रचना में चित्रित भूगोल इसी बिहार के पूर्णिया यानी कि जो तीसरी कसम है पूर्णिया जिले की ही रचना, उसके गांव की एक रचना मानी जाती है। और इसी प्रकार जो उनका मैला आंचल है, तो ऐसा कहा जाता है कि आंचल शब्द उनके मैलांचल उपन्यास से ही लिया गया है, जहाँ पे आंचलिकता, ग्राम सौंदर्य हमें देखने को मिलता है उसके जीवन शैली में, उसकी भाषा में। और मजदूर की जो न्यूनतम सरकारी दरें या न्यूनतम वेतन था, उसका भी कोई वो नहीं था। और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी निर्मित और घोषित करने को क्रियान्वित भी होती रही, लेकिन असल में जो है उसका किसी को फायदा नहीं मिल पाया। और शोषण का शिकार जो है छोटे और मझोले किसान या फिर जो भूमिहीन किसान या खेतीहर किसान जो आदि करते हैं, आदि फसल खुद देते हैं, आदि किसी और को दे देते हैं, उसका शिकार बनते रहे और फंसते रहे। ठीक है, लेकिन स्वाधीनता का पहला दशक नेहरू युग का स्वप्नदर्शी समय था। ठीक है, और जो नेहरू के टाइम में मतलब उन्होंने जैसे भारत की कल्पना की थी उसके हिसाब से जो पंचवर्षीय योजना रखी थी, वास्तव में वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, स्वाधीनता के बाद जो है पहले 10 सालों में है ना, देश आज़ाद हुआ था, पहले जो 10 साल थे उसमें क्या था कि टूटे परिवार या असफल विवाहों, अहम केंद्रित टकराहटों, अकेलेपन के कारण जो शहरी उन्मुख संवेदना थी कि अपरिचित सामग्री वाली है ना, उसकी कहानियाँ कुछ ने लिखी। तो वहीं पे ग्राम कथा में जो है सहज स्वीकृत रूप से पहले से स्थापित जो असली हिंदी कहानी थी वो हमें देखने को मिलती है। इसमें श्रीलाल शुक्ल हो गए, अमरकांत हो गए, शैलेश मटियानी हो गए, नागार्जुन हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु आदि लंबी कतार जो है ग्राम जीवन के कथाकारों की हमें देखने को मिलती है। कहानी जो सरकार है वो भी इस कहानी में भी हम देखते हैं, और वहीं पे सरकार का ध्यान और विकास योजनाओं के रूप में ग्रामोन्मुख था। ठीक है, पर वो सब ऊपर ही ऊपर था। ठीक है, और जो कस्बाई मानसिकता यानी जो ना गांव के रह पाए ना शहरों के, वो कस्बों में जाके बस गए, तो कस्बाई मानसिकता यानी गांव से तो उजड़ चुके लेकिन शहरों में नहीं बनी, दोनों जगह अधकचरी होकर रह गए ये लोग। और ग्राम्य जीवन का एक प्रतिनिधित्व वह समाज भी करता है जो शहरीकरण की प्रक्रिया और आजीविका की तलाश में विस्थापित होकर शहर पहुंचा, लेकिन हाशिए की स्थिति जो है उसकी वो बनी रही। ग्राम से लेकर नगर तक के बीच की इस विविध स्थितियों को विषय वस्तु बनाकर चलने वाले कथाकारों में प्रमुख जो है वो फणीश्वर, इनकी कहानियों में जो है हमें यही सब, इनकी जो विषय वस्तु है, जय रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडे, शैलेश मटियानी, राजेश जोशी, शेखर जोशी आदि की कहानियों में हमें यही सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो स्वाधीनता के बाद का गांव जो है प्रेमचंद की कहानियों में जो हमें देखने को मिलता है, और वो पूरी तरह अलग है फणीश्वर नाथ रेणु के ग्राम सौंदर्य से। ठीक है, तो इस प्रकार हम ग्राम सौंदर्य के विषय में फणीश्वर नाथ रेणु और नई कहानी के जितने भी रचनाकार हैं उस पर बात करते हैं, उसमें किस प्रकार का वर्ण विषय रखा गया उस पर हम बात कर रहे हैं। उस समय का जो दौर था, जो उसकी आवश्यकताएं थी, उसकी जो समस्याएं थी, उस पर हमने डिस्कस किया है। एग्ज़ाम में यही आएगा, आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।